हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग इतिहास के पन्ने पढ़ रहे थे कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई। तो आज इस वीडियो में हम लोग भारत के जो आधुनिक भारत है उसको पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास का जो तीसरा पार्ट होता है, आप माफ कीजिएगा, जो तीसरा पार्ट होता है वो आधुनिक भारत होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत का विकास कैसे हुआ, या आधुनिक भारत उसका नाम क्यों पड़ा, आधुनिक भारत बनने के लिए उसको क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या स्थितियां देखनी पड़ी, किन किन मजबूरियों को उसको सहना पड़ा हमारे देश को। तो उसमें हम लोग समझेंगे कि आधुनिक भारत का निर्माण कैसे हुआ। आधुनिक भारत के निर्माण की पहला जो कंडीशन होता है उसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में जो यूरोपियों का जो आगमन था वो कैसे हुआ। तो इसकी जो एक लंबी कहानी है, एक लंबा जो है प्रोसेस है, और उस लंबी कहानी में क्या क्या घटनाएं घटी थी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन का स्टेटस क्या था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थी ये ऐसे ही नहीं आ गई कि मुंह उठाई चली आई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं अगर यूरोपियों का या जो कह सकते हो कि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था ये कैसे हुआ, तो एक स्टेटेड मतलब स्थिति थी। उस स्थिति को हम लोग समझेंगे क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगाली और जो स्पेन वासी थे, ठीक है, कौन कौन थे, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली और कौन थे, स्पेन वासी, ठीक है। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने क्या किया कि भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ कर दिया। इन दोनों ने क्या किया कि जो भौगोलिक खोज थे उसको शुरू कर दिया। किसकी खोज किया, भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ किया, युग आरंभ कर दिया, ठीक है। ये सोच रहे थे कि क्या हमें इस पृथ्वी पर क्या हम ही लोग हैं, या पृथ्वी की और आकार कैसे है, क्या पृथ्वी पर और व्यक्ति हैं कि नहीं है। मतलब इन्होंने क्या किया कि हर एक प्रकार की जानकारी को जानने की कोशिश की। तो इनमें पुर्तगाली लोग जो कि बहुत ही बुद्धिमान माने जाते थे, लेकिन भारत जैसे देश से ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे, इसको भी बता दो। इन्होंने तो खोज की बहुत बाद में, लेकिन हमारे देश में, भारत में जो ऋषि मुनि तपस्वी लोग होते थे उन्होंने पहले से खोज करके रख दिया था। हर एक ब्रह्मांड हो या पृथ्वी हो, कि हर एक प्रकार की जानकारी हमको किताबों में, हमारे वेदों में, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो इनमें पुर्तगाली और स्पेन वासी थे। इन्होंने क्या किया कि भौगोलिक खोजों का युग आरंभ कर दिया। पुर्तगाल के एक राजकुमार थे, आप इस बात को ध्यान समझिएगा, यहाँ के एक राजकुमार थे। उन राजकुमार का जो नाम था वो था हेनरी ए नेविगेटर। पुर्तगाल के एक राजकुमार थे जिनका नाम था हेनरी ए नेविगेटर। इन्होंने क्या किया कि भौगोलिक खोज थे उनके कार्यों को और ज्यादा प्रारंभ कर दिया। तो हेनरी ए नेविगेटर थे, इन्होंने क्या किया कि जो भूगोल की खोज करने वाले जो व्यक्ति होते थे, जो स्पेशलिस्ट होते थे, उनको और ये प्रोत्साहित करते थे, उनको इनाम देते थे, और बाहर भी जो दुनिया भर की जो खबर इनको लाकर देता था तो उससे बड़े ही आनंदित होते थे। तो इन्हीं पुर्तगालियों में से पुर्तगाल के एक नाविक था, ठीक है, बात को समझेगा। पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था उस नाविक का नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। क्या नाम था, बार्थोलोम्यो डियाज। इसने क्या किया थे, 1487 ईस्वी में उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किया। उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किया, और इस उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप को एक नाम दिया गया जिसका नाम था तूफानी अंतरिक्ष था।
क्या नाम दिया गया इसको? इसी का क्या नाम पड़ा? तूफानी अंतरिक्ष, तूफानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष द्वीप पड़ गया। ठीक है, तो जो नाविक था पुर्तगाल का जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, इसने 1487 ईस्वी में उत्तर महासा अंतरिक्ष की खोज की और जिसका नाम पड़ा तूफानी अंतरिक्ष पड़ा। इससे क्या हुआ कि पुर्तगालियों में एक और उत्साह बढ़ा कि हाँ, हमारे साथ साथ हम पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं, हमारा ही क्षेत्र पर अकेला नहीं है, इसके साथ साथ भी बहुत सारे लोग हमारी इस पृथ्वी पर है। इसके साथ साथ 1494 में 1494 ईस्वी में एक घटना और घटी। 1494 में स्पेन के निवासी कोलंबस भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज कर बैठे। आपको यहाँ ध्यान रखना है, इस बात को भूलना नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि स्पेन के एक निवासी थे, स्पेन के एक निवासी जिन्होंने 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी जिनका नाम था कोलंबस, क्या नाम था? स्पेन के निवासी जिनका नाम था कोलंबस। कोलंबस क्या किए कि भारत की खोज के लिए निकले थे, परंतु ये अमेरिका की खोज कर बैठे। तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज क्या? तो इसका मतलब नहीं कि इन्होंने इन्वेंशन किया, ऐसा नहीं है। ये स्पेशली भारत की ओर घूमना चाह रहे थे, भारत की खोज के लिए निकले थे कि भारत कहाँ पर है, उसका जो है मार्ग क्या होगा। तो उसीलिए अमेरिका जो भारत की खोज के लिए अर्थात भारत के जो मार्ग की खोज के लिए निकले थे, परंतु ये अमेरिका के तटीय क्षेत्र पर जाके पहुंचते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, जो कोलंबस थे ये भारत पहुंचने का मार्ग के चक्कर में अमेरिका के मार्ग की खोज कर बैठे। और अब स्पेन के एक निवासी, माफ कीजिएगा, एक पुर्तगाली निवासी थे, और पुर्तगाली निवासी जिनका नाम आता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो थे, इन्होंने क्या किया कि भारत में, या कह सकते हो भारत के जो उत्तर महासांतरिक है उसकी खोज कर बैठे। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत के उत्तरी मासा द्वीप की खोज कर बैठे, अर्थात भारत तक पहुंचने की सफलता प्राप्त की, जिसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप, है ना। इसको क्या कहा गया? उत्तर मासा आंतरिक कहा गया है। ठीक है, और ये कहा था? ये भारत तक पहुंचने का मार्ग। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कौन व्यक्ति था जिसने भारत की खोज की थी, तो भारत की खोज कहने की, ये भारत की खोज कहना तो गलत है। तो भारत तक पहुंचने के लिए जो मार्ग की खोज जिसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने कौन था? वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था, जिसने क्या किया था? 1498 ईस्वी में उत्तर मासा अंतरिक्ष था, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उसकी खोज की, जिसको हम लोग कहते हैं भारत तक पहुंचने का मार्ग। तो ये एक प्रोसेस था, एक मतलब पूरी दुनिया को खोजने का एक मार्ग था, एक रास्ता था, एक तरीका था, जिसमें कोलंबस और वास्को डिगामा ने अपनी थोड़ी बहुत भूमिका निभाई। इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे नाविक थे, खोजकर्ता थे, जिन्होंने भारत के साथ साथ अन्य देशों की भी खोज की। तो इनका क्या तो प्रक्रिया था? बहुत लंबी प्रक्रिया थी, कई सारे मार्ग, समुद्री मार्गों से खोज करते करते पहुंचे, बहुत सारी इनको बाधाएं उत्पन्न हुई। तो ये सारी बातें पहुंची, तो हम लोग समझेंगे कि पुर्तगाल की क्या स्थिति रही भारत में। चलिए हम लोग समझते हैं पुर्तगाल के बारे में। तो अगर पुर्तगाल के बारे में समझने के लिए कुछ हम पॉइंट्स आपको बताते हैं, उस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्या स्थिति हुई थी। तो यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम जो भारत पहुंचने वाले व्यक्ति थे, उनमें सबसे पहले थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने क्या किया था? वास्को डिगामा ने जो यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, और वो पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया हुआ था। तो यहाँ जो वास्को डिगामा था,
वास्को डिगामा जो था, जो कि 1498 ईस्वी में भारत की खोज की समुद्र मार्ग से खोज की, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि पुर्तगाल के जो राजकुमार थे या जो पुर्तगाल के लोग थे उनकी तरफ से इसने क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से उत्तर महासागरीय पर पहुंचा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि वास्को डिगामा भारत कैसे पहुंचा, तो भारत पहुंचने के लिए उसको एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे। कौन थे? गुजराती पथ प्रदर्शक, मतलब इसको एक साथी मिल गए जो गुजरात की ओर आ रहे थे। तो उसने क्या किया कि उत्तरी मासा अर्थात जिसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद था। क्या नाम था? अब्दुल मजीद था। ये अब्दुल मजीद क्या हुआ था, ये एक्चुअली उत्तर मासा अंतरिप के चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 में, इस डेट को 14 मई 1498 से, माफ कीजिएगा 17 मई 1498 ईस्वी को क्या हुआ कि ये घूमते घूमते कौन अब्दुल मजीद और वास्को डिगामा, ये दोनों घूमते घूमते क्या हुए कि भारत की ओर या भारत के जो समुद्री एरिया था, जो तटीय क्षेत्र था, वहां पर पहुंचे। कहां पर पहुंचा था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को ये कालीकट पहुंचा। कहां पहुंचा? कालीकट के क्षेत्र पर पहुंचा। कालीकट की प्रसिद्ध बंदरगाह, एक यहाँ कालीकट जो क्या था, एक बंदरगाह था, ठीक है, ये प्रसिद्ध बंदरगाह था। और यहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम हम लोग बताते हैं कप्पक काबू, माफ कीजिएगा, कप्पक डाबू। क्या नाम था उसका? कप्पक डाबू, ठीक है। कहां पहुंचे थे? कप्पक डाबू। तो आप यह समझिएगा कि वास्को डिगामा जब 1498 में भारत की खोज निकला था समुद्री मार्ग से, तो उसको एक सहायक मिला जिसका जो था गुजराती पथ प्रदर्शक था, और इसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद और जो वास्को डिगामा थे, ये 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के एक बंदरगाह जिसका नाम था कालीकट, जो कि बंदरगाह ही था, उसके एक स्थान पर कप्पक डाबू नामक जो है स्थान पर अपना बेड़ा उतारा, अपना पूरा जो सामान था उसको उतारा। कालीकट के एक हिंदू राजा जिसकी पौत्रिक उपाधि जमोरियन थी, ध्यान रखना है, क्या था? जमोरियन। यहाँ के क्या थे? कालीकट के एक राजा थे, कालीकट के एक राजा था जिसका नाम था जमोरियन, ठीक है। इस जमोरियन ने क्या किया कि उसका हार्दिक स्वागत किया, ठीक है, और उसे मसाले और जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा दी। जब वास्को डिगामा यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ के जो राजा जमोरिन थे, इन्होंने क्या किया कि जो वास्को डिगामा का बढ़िया सा अच्छा खासा जो है स्वागत किया, बढ़िया बड़े बड़े थाली में फूल और ढोल नगाड़े, स्पेशली मंत्री संतरी सब पहुंचे आराम से और इसकी स्वागत किया। ये बहुत आनंदित हुआ। और जब यहाँ भारत से जब अपने देश वापस जाने लगा तो यहाँ से ढेर सारे मसाले और ढेर सारी जड़ी बूटियां दे करके इसको भेजा गया। वास्को डिगामा जो था, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वास्को डिगामा स्पेशली यहाँ से काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से वापस पुर्तगाल चला गया। तो क्या लेकर गया यहाँ से काली मिर्च लेकर गया, काली मिर्च लेकर गया। और इसका अपना जहाज था, उस जहाज का क्या नाम था? हेक्टर, ठीक है, क्या नाम था? हेक्टर। आप भूलेगा नहीं, जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। इसने अपने जहाज हेक्टर के साथ में वापस लौट गया। वास्को डिगामा इन वस्तुओं से यात्रा वे निकालने में के पश्चात भी 60 गुने का लाभ प्राप्त होता। अर्थात जो यहाँ से इसने काली मिर्च और जो मसाले लेकर गया था, इसको जब ले जाकर विदेशों में बेचता है, मतलब अपने देश में ले जाकर बेचता है, तो उसने जो यात्रा की थी उसमें जो लागत लगी थी उसको निकालने के बाद भी उसने 60 गुना का लाभ कमाया था। और इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरब जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट भी किया था। और उसने क्या किया कि तो जहाज को पकड़ा था
उसको जमोरिन को क्या कर दिया, दे भी दिया गिफ्ट के रूप में, ठीक है। और इसमें एक थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल, ठीक है, क्या नाम था इनका, आप इसको ध्यान रखेंगे। वास्को डिगामा के बाद, वास्को डिगामा के बाद एक और पुर्तगाली थे जिनका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। क्या नाम था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल, ठीक है। क्या नाम था, पेड्रो अल्वारेज और कैब्रॉल। ये क्या हुआ कि 1500 ईस्वी में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली बना, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दूसरा पुर्तगाली कौन था, भारत आने वाला दूसरा जो पुर्तगाली था उसका नाम क्या था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। तो आप पेड्रो करके याद कर लीजिएगा कि पेड्रो जो था वो भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। वो कब आया था, तो 1500 ईस्वी में आया था, और 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1500 में तो ये आया, और 1502 में ईस्वी में क्या हुआ कि वास्को डिगामा क्या हुआ, पुनः भारत आया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोबारा जो वास्को डिगामा भारत नहीं आया था, वो दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में, पहले में बार आया था 17 मई 1498 को पहली बार आया था, और दूसरी बार 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत दोबारा आया, ठीक है। और 1503 ईस्वी में जो पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब यहां बात समझिएगा कि 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कह सकते हो या फिर कंपनी कह सकते हो, पहली फैक्ट्री या फिर कंपनी कह सकते हैं, ठीक है। कंपनी कह लीजिए या फिर क्या कहिए, फैक्ट्री, ठीक है। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या किया था, अपनी पहली कंपनी या फैक्ट्री क्या किया कि कोचीन में, ठीक है, कहां पे, कोचीन में स्थापित किया। कहां स्थापित किया, कोचीन में। तो पुर्तगालियों ने अपना पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था, कोचीन में स्थापित किया था, ठीक है। और 1505 में, इसी को ध्यान रखना है कि 1505 ईस्वी में इसने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, जहां पे कन्नूर, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की, दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो कन्नूर में, ठीक है, कन्नूर में, आपको भूलना नहीं है। अब यहां पर इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो स्थापित की थी कोचीन में। कब स्थापित की थी, 1503 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में स्थापित की कहां, कन्नूर में। तो ये बातें थी किसकी, पुर्तगालियों की थी, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।